हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्पादन फलन की, प्रोडक्शन फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये उत्पादन फलन होता क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो होता है, फलन जो होता है, ये एक तकनीकी या मात्रात्मक संबंध को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तकनीकी या मात्रात्मक संबंध को। इससे पहले जब अपन ने पढ़ा था, एक मैंने आपको बताया था डिमांड फंक्शन, मांग फलन। वो मांग फलन क्या होता था? वो होता था डी बराबर एफ पी एक्स पी वाई टी और ई। ये मैंने आपको बताया था। यानी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है इन पे, ठीक है ना। ये निर्धारित करने वाले तत्व हमने देखे थे। सेम चीज फलन, यानी फलन जो है वो दो चर के मध्य संबंध को बताता है। और कौन से संबंध को बताता है? मात्रात्मक संबंध को बताता है, क्योंकि यहाँ हमारे चैप्टर का नाम ही है उत्पादन फलन। तो फलन आप समझ गए। अब हमें क्या चलना है? उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन फलन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उत्पादन जब हम करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन जब हम करते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए होते हैं साधन, यानी उत्पादन के साधन, जिसको आप आगत भी बोल सकते हो या अदा भी बोल सकते हो। और उत्पादन को हम क्या बोल सकते हैं? प्रदा भी बोल सकते हैं, निर्गत भी बोल सकते हैं। जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, साधन को हम बोलते हैं इनपुट्स। यानी प्रोडक्शन करने के लिए जो हम इनपुट्स लगाते हैं और जो हमें जो उत्पादन मात्रा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं हम आउटपुट। यानी इन आउटपुट और इस इनपुट के बीच में जो संबंध दर्शाने वाला जो फंक्शन होता है वो कहलाता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि उत्पादन फलन। अब यहाँ पर साधन कौन कौन से होते हैं? वो सारे साधन आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इसका अर्थ समझ लेते हैं हम। उत्पादन, देखिए अर्थ लिखा मैंने, उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध, ठीक है ना। तीन चीजें, साधनों की मात्रा, उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका उत्पादन फलन। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन फलन आप समझ गए। अब साधन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। साधन जो हमारे होंगे वो होंगे, जैसे एक तो होगा श्रम, एक होगा भूमि। जो मेन साधन होते हैं वो 5 होते हैं। एक होता है पूंजी, एक होता है साहस और एक होता है हमारा प्रबंध, ठीक है ना। आप चाहे तो इन सबके नाम लिख सकते हैं। आप चाहे तो इनको शॉर्ट में बांट दीजिए। श्रम को लेबर बोलते हैं, भूमि को हम लैंड बोलते हैं, तो इसको आप कुछ और नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन, जैसे यहाँ पे एस दे दिया। पूंजी को कैपिटल बोलते हैं, साहस को जो है वो प्रॉफिट के रूप में पी बोल सकते हो आप, प्रबंध को जो है वो मैनेजमेंट बोल सकते हो आप। अब यहाँ देखिए, अब फलन कैसे बनता है, समीकरण कैसे बनेगा इसका? उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन जो है वो फलन है, या फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी भी लिख सकते हो। क्वांटिटी जो है वो फलन है, किसका है? एल एस के पी और एम, और अगर और साधन हुए तो उनका, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो श्रम, भूमि, पूंजी, साहस और प्रबंध, ये इस तरीके से शॉर्ट में आप हिंदी में भी लिख सकते हो। इसको कहते हैं हम उत्पादन फलन, यानी उत्पादन यानी प्रोडक्शन और उसके साधनों के मध्य होने वाले संबंध यानी फंक्शन को हम बोलते हैं उत्पादन फलन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा उत्पादन फलन, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब हमारा आगे जो है, ये जो उत्पादन फलन है, आपने पहले भी देखा था कि हमने जो भी नियम वगैरह पढ़े, उन नियम में हमने कुछ मान्यताएं देखी थी, कुछ एज्यूम्पशन माने थे। वो मान्यताएं अगर होगी तो ही वो नियम लागू होता है। वैसे ही उत्पादन फलन भी कब होगा? जब कुछ इसकी मान्यताएं दी हुई होती है, क्योंकि हमने इसके साधन से संबंध देखा है। यानी जो अदर थिंग होगी, जैसे कीमत हो गई साधनों की और या किसी और चीजों की, या फिर निश्चित समय हो गया, ये सब दिए हुए होते हैं। इनको बोलते हैं हम मान्यताएं, जो हमने मान ली है, तभी ये उत्पादन फलन लागू होगा, ठीक है ना। तो पहला जो हमारी मान्यता होती है वो निश्चित तकनीक होती है। यानी तकनीक जो है वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो बढ़ेगी, ना ही घटेगी, ना ही सुधार होगा, ना ही उसमें लॉस होगा, ठीक है ना। कीमतें दी हुई, कीमतें यानी जो प्रोडक्शन हो या फिर प्रोडक्शन में लगने वाले फैक्टर हो, उनकी कीमतें जो है वो बाहर से दी भी होती है, आपको पता होनी चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। निश्चित समयावधि, जैसे समय अवधि जो होती है कि भाई इस महीने में ये प्रोडक्शन करना है, तो वो समय अवधि वो की वो रहनी चाहिए, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही उत्पादन होता है, ठीक है ना। साधन समरूपता, साधन समरूपता का मतलब जो है, अगर आप एक श्रम को कम कर रहे हो, एक श्रम को हटा रहे हो, तो दूसरे श्रम को आपको लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक श्रम को हटाकर और आप पूंजी को लगा देंगे तो उत्पादन में फर्क आ जाएगा। आप श्रम हटा रहे हो तो श्रम ही लगाना पड़ेगा, पूंजी हटा रहे हो तो पूंजी ही लगाना पड़ेगा। यानी समरूप साधन होने चाहिए, आप बदल नहीं सकते।
साधन परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता का मतलब यहाँ पर यह है कि आप साधनों में चाहे जितना परिवर्तन कर सकते हो। अगर आपने एक भूमि और एक सम लगाया, आप चाहे तो 2 और 2 कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहे तो 3 और 3 कर सकते हो, ठीक है ना। यानी साधन परिवर्तनशील है, आप बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है ना। संयोग अनुपात, जो संयोग अनुपात है ना साधनों का, ये जो मैंने बताया 4 और 4, ये एक सीमा तक ही हो सकता है। एक सीमा के बाद क्या होगा, एक सीमा के बाद ये होगा कि अगर आप साधन बढ़ाते भी हो तो भी उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो साधन है वो बहुत सारे लग गए तो वो अपनी कुशलता के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है परिवर्तन प्रक्रिया, जो है वो एक एक करके, जैसे पहले एक एक बढ़ाया आपने, फिर दूसरा बढ़ाया, फिर तीसरा बढ़ाया, फिर चौथा बढ़ाया, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अल्पकाल में स्थिर साधन की पूर्ति जो होती है वो बेलोच होती है, यानी अल्पकाल जब समय बहुत कम होता है तो फिर आप स्थिर साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, ये अभी बाद में आपको बताने वाला हूं। जब आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीजें आएगी, वो वहां समझ जाएंगे। जैसे स्थिर साधन यहाँ पे होता है, जैसे भूमि अगर आपने ले रखी है कोई भी किराए से, तो अगर आप 2 महीने के लिए प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको भूमि रखनी ही पड़ेगी अपने पास, वरना कोई दूसरा ले लेगा, तो वो स्थिर साधन कहलाता है, ठीक है ना। तो स्थिर साधन की जो पूर्ति होती है वो बेलोच, यानी उसमें कोई आप परिवर्तन ज्यादा नहीं कर सकते। बेलोच का मतलब पूर्ति बेलोच, यानी आप ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। बेलोच और लोच क्या होता है ये आप पहले समझ चुके हो, ठीक है ना। फर्म का उद्देश्य जो होता है वो लाभ अधिकतम करना या फिर उत्पादन अधिकतम करना, ये आपको पता ही है। कोई भी फर्म यही चाहेगी कि या तो हमारा प्रॉफिट अधिकतम हो या उत्पादन अधिकतम हो, एक ही बात है। उत्पादन अधिकतम होगा तो प्रॉफिट अधिकतम होगा। साधन उपयोग पूर्ण कुशलता, यानी साधनों का जो उपयोग है वो पूर्ण कुशलता के साथ होना चाहिए। अगर वो पूर्ण कुशलता के साथ प्रयोग में नहीं आ रहे हैं तो उत्पादन फलन जो है वो हमें नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। ये तो हो गए कुछ मान्यताएं, ये मान्यताएं आपको पता होनी जरूरी है, तभी आप उत्पादन फलन को लागू कर पाएंगे। अब कुछ विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं में भी कुछ मान्यताओं में आ गई, जैसे निश्चित समय अवधि, निश्चित तकनीक, ये मान्यताएं और विशेषताएं एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अब आप अभियांत्रिकी संकल्पना, अभियांत्रिकी यानी एक मात्रात्मक संबंध बताता है। क्या बताता है उत्पादन फलन? मात्रात्मक संबंध, जिसको हम इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या फिर अभियांत्रिकी संकल्पना कह सकते हैं, ठीक है ना। साधन व उत्पादन के प्रवाह से संबंध, यानी साधन बढ़ाओगे तो उत्पादन बढ़ेगा, साधन कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, तो क्या होगा, उसका प्रवाह जो है वो एक तरीके से कम या ज्यादा होगा, ठीक है ना। उत्पादन की भौतिक मात्रा का प्रदर्शन, अब यहाँ पे भौतिक मात्रा का मतलब ये है कि आपको प्राइस दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं है। भौतिक यानी आप एक तरीके से कितनी मात्रा उठा सकते हो, 5 किलो 10 किलो, वो भौतिक मात्रा कहलाती है, ठीक है ना, जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। निश्चित समय, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, मान्यताओं में था, यानी निश्चित समय जो है वो उत्पादन फलन से संबंधित है। यानी आप अगर गेहूं का उत्पादन करते हो तो आपको एक विशेष मौसम में ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। साधन प्रतिस्थापन संभव है ना, एक की जगह आप दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हो। निश्चित तकनीक, ये भी आपको समझ में आ गई कि तकनीक जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कीमत सम्मिलित नहीं, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ भौतिक मात्रा का प्रदर्शन है। कीमत जो है ना तो उत्पादन की कीमत ना ही साधनों की कीमत, वो उत्पादन फलन के अंदर नहीं आती है। अल्पकालीन व दीर्घकालीन, ये मेन चीज है ना उत्पादन फलन, क्योंकि अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर में और अभी भी इस लेक्चर में जो मैं लास्ट वाला टॉपिक आपको बताने वाला हूं, उसमें यही चीज है कि उत्पादन फलन जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। समय के अकॉर्डिंग, अल्पकाल यानी बहुत छोटा समय, दीर्घकाल यानी बहुत लंबा समय। कितना ये हमें नहीं पता, बस ये बताएं कि छोटा अल्पकाल, बड़ा दीर्घकाल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जब अल्पकाल और दीर्घकाल में मेन अंतर क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए अल्पकाल में क्या होता है, कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील। जैसे स्थिर मैंने आपको बताया भूमि, परिवर्तनशील आप लेबर को ले लीजिए। लेबर जो है उसमें आप अल्पकाल में थोड़े समय में भी आप एक श्रम में तो आप दूसरे को भी ला सकते हो, ठीक है ना। और तकनीक जो है वो अल्पकाल में यानी जब कम समय होता है तब अपरिवर्तित रहती है, आप उसमें ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। जबकि दीर्घकाल में आप तकनीक में भी परिवर्तन कर सकते हो और आपके जो साधन है वो सभी परिवर्तनशील होते हैं। यानी भूमि में भी आप चाहे तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, वैसे ज्यादा चेंज होता नहीं है, करते नहीं है, लेकिन कर सकते हो, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिए। अब
यहाँ पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन से ही हम दो नियम निकालते हैं, जिसमें एक तो होता है स्थिर अनुपातों के नियम और जिसको हम पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं, एक होता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम जिसको हम अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो दीर्घकाल से जो संबंधित है, दीर्घकाल से वो है हमारा ये स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन, और जो अल्पकाल से संबंधित है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में वही पूछा जाता है। ठीक है ना। वैसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो नहीं पूछा गया वो अब पूछा जा सकता है, हमें क्या पता। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब चलते हैं हम यहाँ पर स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन, ये क्या होता है जिसको हम पैमाने के प्रतिफल, मेन आप इस पैमाने के प्रतिफल को याद रखें, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए, उत्पादन के जब साधन हम लगाते हैं, क्योंकि दीर्घकाल है तो सभी साधन परिवर्तनशील है, तो उन साधनों में अगर आप परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन की मात्रा में उसी अनुपात में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसको कहते हैं हम स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक श्रम और एक भूमि लगाया, उत्पादन हो रहा है 100, आपने 2 श्रम और 2 भूमि कर दिया, क्योंकि दोनों परिवर्तनशील है, उत्पादन हो गया मान लो 200, यानी पहले से भी 100 हो रहा है और दूसरे से भी 100 हो रहा है, टोटल 200 हो रहा है ना, दूसरे से भी 100 हो रहा है। तो क्या हुआ, ये कहलाता है स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन, क्योंकि इसमें जो है उत्पादन की जो दर है, साधनों की जो दर है वो बराबर है, एक एक बढ़ाया तो उत्पादन भी उतना का उतना ही बढ़ा। ठीक है ना। ये मेन चीज आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो चित्र बनता है, डायग्राम बनता है, वो इस तरीके से एल आकार के समोत्पाद वक्र बनते हैं। समोत्पाद वक्र जो है जो समान उत्पादन को बताते हैं, समान उत्पादन यानी तटस्थ वक्र की तरह या एल आकार के आप बना सकते हो। तो ये समान उत्पादन बताते हैं, यानी अगर इस पे उत्पादन 100 है तो इस पे भी 100 होगा, लेकिन टोटल 200 होगा, इस पे 300 होगा, यानी इस पे भी 100 होगा। ठीक है ना। इधर मान लो श्रम हो गया और इधर मान लो भूमि हो गया। ठीक है ना। यानी इधर से जो बढ़ाया, इधर से जो बढ़ाया, इधर से जो बढ़ाया, इधर से जो बढ़ाया, यानी उत्पादन 100 का 100 है। और यहाँ अगर आपने इसको बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो उत्पादन क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है ना। तो इससे आप इसको समझ सकते हो। इससे भी अच्छा एक डायग्राम में अभी आपको बताने वाला हूँ, पैमाने के प्रतिफल क्या अंदर, वहां पर भी स्थिर अनुपात के उत्पादन फलन क्या होते हैं वो आप समझ जाएंगे। देखिए, पैमाने के जो प्रतिफल है, पैमाना का मतलब आप समझिए, पैमाना हम कभी भी ग्राफ पे कुछ बनाते थे तो हम पैमाना चेंज करते थे, सेम वही चीज यहाँ पर आपको करनी है। यानी जैसे अगर 1 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर क्या है, 1 मीटर यहाँ पर पैमाना है, क्या है, पैमाना है। ठीक है ना। तो 1 एकड़, अगर आपने उस 1 एकड़ को 2 एकड़ कर दिया तो क्या हो गया, 1 एकड़ से पैमाना चेंज होकर 2 एकड़ हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं हम पैमाने के प्रतिफल। ठीक है ना। और पैमाने के प्रतिफल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्थिर, घटते हुए ह्रासमान या फिर बढ़ते हुए वर्धमान। अब इसको समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ये स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन भी इसी से बना है, ये स्थिर वाले से, स्थिर पैमाने के प्रतिफल से। देखिए, जब आप एक लगाते हैं श्रम और भूमि, ठीक है ना, यही उदाहरण लेते हैं हम, और ये 1 लगाया तो उत्पादन हुआ 100, 2 लगाया तो उत्पादन हुआ 100। ये तो कहलाता है स्थिर अनुपातों के नियम या स्थिर पैमाने के प्रतिफल। एक ही बात है, ये स्थिर पैमाने के प्रतिफल और स्थिर अनुपात के उत्पादन फलन एक ही बात है। लेकिन जब आप ऐसा करें, 1 श्रम और 1 भूमि हो, उत्पादन हो 100, 2 श्रम और 2 भूमि आप लगाए, उत्पादन जो है वो हो जाए मान लो 250, तो इससे 100 हुआ था एक लगाने से, दूसरे से लगाने से हमें कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है ना। यानी उत्पादन अब 150, पहले वाली इकाइयों से हमें 100 मिला था, अब दूसरी वाली इकाइयों से हमें 150 मिला, यानी इसको कहते हैं हम बढ़ते प्रतिफल या वर्धमान, क्या कहते हैं, ये वाला। ठीक है ना। अगर सेम चीज हो जाए अलग थोड़ी सी, जैसे 1 और 1 उत्पादन हो रहा है 100, पहले से कितना हो रहा है 100, और 2 और 2 हमने कर दिया और उत्पादन जो है वो यहाँ पर हो गया मान लो 150, तो क्या हुआ, यहाँ पहले से हमें 100 हो रहा है, अब दूसरे से हमें 50 ही हो रहा है, टोटल है 150। तो ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं ह्रासमान या घटते प्रतिफल। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्थिर, ह्रासमान और घटते प्रतिफल कहलाते हैं। ये आप एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हो। ठीक है ना। स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन यही है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल। अब इसको मैं आपको चित्र से बताता हूँ। देखिए, एक बहुत अच्छा चित्र बताता हूँ मैं आपको, यहाँ आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी सीधी सी बात है, स्थिर साधनों में क्या होता है, हम जितने साधनों में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हो जाता है। बढ़ते हुए, घटते हुए में क्या होता है, हम साधनों में परिवर्तन करते हैं लेकिन उत्पादन में उससे कम परिवर्तन होता है। बढ़ते हुए में क्या होता है, हम साधनों में परिवर्तन करते हैं लेकिन उत्पादन में उससे ज्यादा परिवर्तन होता है। ठीक है ना। तीनों समझ गए आप। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, अब चित्र बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जब आप समोत्पाद वक्र बनाएंगे तो इस तरीके से आप समोत्पाद वक्र बनाएंगे, ये इस तरीके से। ठीक है ना। ठीक है।
ये इस तरीके से जब आपके समोत्पाद वक्र बनेंगे, ये मान लो पैमाने की रेखा है, ठीक है ना, P, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप 100, 200, 300, ये पैमाने की रेखा एक तरीके से साधनों को बताती है। किसको बताती है? साधनों को बताती है, यानी साधनों में होने वाला परिवर्तन। अब यहाँ देखिए, मान लो A से B आपने साधन लगाया तो उत्पादन में कितना चेंज आया? 100 का। B से C आपने साधन लगाया तो उत्पादन 100, फिर आप और बढ़ाते हैं तो C से D साधन लगाए तो उत्पादन 100। अब यहाँ देखिए आप A और B का डिफरेंस, B और C का डिफरेंस, AB बराबर BC है, BC बराबर CD है और CD बराबर आगे कुछ नहीं है, तो यही छोड़िए। यानी बराबर साधन लगाने से आपको बराबर उत्पादन हो रहा है 100-100, ये कहलाता है स्थिर पैमाने के प्रतिफल। अब यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो ऐसा कर दूं, ठीक है ना, जैसे मान लो ये हमारे साधनों को बताने वाली रेखा है, मैं इसको ऐसा कर दूं, ठीक है ना। अब देखिए आप A B C D, अब देखिए आपने A से B साधन लगाए तो उत्पादन हुआ 100, है ना, और B से C साधन, यानी आपने साधन कम कर दिए तो भी उत्पादन हो रहा है 100, फिर C से D और कम कर दिए, देखिए इसके बीच का गैप और कम हो गया तो भी उत्पादन हो रहा है 100, यानी साधन कम करने के बावजूद उत्पादन 100 हो रहा है, तो ये कहलाता है आपका बढ़ते प्रतिफल। इससे पहले वाला था स्थिर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? A B ग्रेटर देन BC ग्रेटर देन CD, फिर भी उत्पादन आपका, साधन आप कम लगा रहे हो फिर भी उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ये बढ़ते प्रतिफल। और इसी का आप उल्टा कर लीजिए, इसी का उल्टा आप कैसे करेंगे? वो करेंगे आप ऐसे, ये पैमाने की रेखा हो गई और यहाँ पर जैसे ये आपका वक्र बन रहे हैं, ये आप बढ़ाते हुए चले जाइए, ठीक है ना। अब देखिए आप A से B साधन लगा, B C D, A से B साधन लगाया 100 उत्पादन, ठीक है, B से C लगाया तो भी 100, यानी साधन आप बढ़ाते जा रहे हो लेकिन उत्पादन 100 ही हो रहा है, यानी AB लेस देन BC लेस देन CD, यानी साधन आप बढ़ा रहे हो उत्पादन 100 ही हो रहा है, इसको कहते हैं हम घटते प्रतिफल, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कौन से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।